वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 25 क्वेश्चंस थे टोटल, तो उनका सही आंसर कैसे निकालना था वो आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन था डायमंड शाइन्स मोर देन अ पीस ऑफ ग्लास। डायमंड की शेप में एक ग्लास के पीस को काट दें तो वो उतना शाइन नहीं करता जितना डायमंड शाइन करता है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो है डायमंड का लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होने के कारण जो उसका क्रिटिकल एंगल है वो बहुत छोटा रह जाता है, जिसके कारण जो चांसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका आंसर है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद होगा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस थे। फर्स्ट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल एक मिनिमम एंगल से बड़ा होना चाहिए। दूसरा था जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाए। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होल्ड करता है। तो लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो सेकंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तभी TIR होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 था एक कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन +2 था जब एक ऑब्जेक्ट को जिसकी फोकल लेंथ थी कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर कुछ दूर रखा गया। फिर हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी ताकि मैग्निफिकेशन -2 हो जाए। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर m की बात करें लेंसेज के लिए वो होता था V/U प्लस V/U, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू, जिसको हम लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, -1/U प्लस 1/V। तो ऐसा करते हैं, हम एक लेंस से ना ऑब्जेक्ट को अभी x डिस्टेंस पे रख लेते हैं। मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस x पे रख लिया। ऑब्वियस है u की वैल्यू जो है लेफ्ट को मेज़र करेंगे तो -x आएगी, और मैग्निफिकेशन पहले अपने पास आ रही थी +2, तो मैं m को लिख रहा हूँ +2 और v का वैल्यू निकालूंगा। u को -x पुट करके इसको इधर ले जाएंगे तो v आ जाएगा इक्वल टू -2x। अब इसकी वैल्यू बेटा इसमें डाल देते हैं। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, +20 आएगा। u का वैल्यू बेटा अब -x डालना था, v हमने यहाँ से निकाल लिया, उसको -2x पुट किया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये टर्म पॉजिटिव है, +1/x आ जाएगा, और ये वाली टर्म नेगेटिव है। पॉजिटिव में से नेगेटिव यानी एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा। 1 - ½ इज ½ चलो कैलकुलेशन करके बेटा अपना x का आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। इसके बाद अब मुझे निकालना है कि अगर इसी लेंस से मुझे मैग्निफिकेशन -2 लेनी है, सेम फॉर्मूले एवरीथिंग सेम, जस्ट m की जगह आप ना -2 पुट कर लीजिए, और लेट अस से नया डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का लेंस से वो y है। तो अगेन क्योंकि लेफ्ट को मेजर किया तो u का वैल्यू जो है अभी भी नेगेटिव आएगा, तो u इक्वल टू -y लिख लेंगे। अगेन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m तो यहाँ से हमने -2 पुट कर दिया तो v अपना आएगा +2y, v की जगह +2y पुट करो, u की जगह -y पुट करो, फिर से y के लिए सॉल्व करो। रेस्ट इज कैलकुलेशन, अपने आप मैनेज करेंगे। y का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर दूर रखा था उसको अब हमें 30 सेंटीमीटर दूर ले जाना है। तो क्वेश्चन ये था कि कितने सेंटीमीटर से शिफ्ट करोगे। तो बेटा कितना सेंटीमीटर, y में से x माइनस कर दो ना, 20 सेंटीमीटर आंसर, तो 20 सेंटीमीटर दूर शिफ्ट कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कॉनकेव लेंस है, वो एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो मैग्निफिकेशन हुई प्रोड्यूस वो हुई 1/4। तो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना था। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लेंस है उसमें जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट पे
तो उसका जो वो इमेज है रे को ऐसे बेंड करके ना, वो समवेयर यहाँ पे बनाएगा। हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, और m का वैल्यू जो है वो 1/4 आना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इस डिस्टेंस को अभी मैं x लिख लेता हूँ, ये इमेज का डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। ऑब्जेक्ट दूर होगा, इमेज पास होगा, तभी तो बेटा मैग्निफिकेशन 1 से कम आई ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर बेटा है x, सॉरी इमेज का डिस्टेंस अगर है x, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा x + 10 हुआ। ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, साइन नहीं लगाया मैंने अभी। तो u का वैल्यू होगा बेटा -x + 10, v का वैल्यू होगा x। तो मेरी बात सुनो अब जरा, v/u लेंसेज के लिए होता है इक्वल टू m। तो मैग्निफिकेशन हमें दी है 1/4, मैग्निफिकेशन इज 1/4। v का वैल्यू x, लेकिन वो भी नेगेटिव आएगा, जरा ध्यान देंगे बेटा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस वाले केस में। इमेजिनरी इमेज है, जिधर रेज गई रिफ्रैक्ट हो गई उधर इमेज नहीं बनना। तो v का वैल्यू -x, u का वैल्यू -x + 10। बेटा माइनस माइनस साइन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x = x + 10। इसका मतलब हुआ 3x = 10, यानी x = 10/3। होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, x का वैल्यू 10/3 आ गया। अब मुझे निकालना है बेटा, ये अपना u आ गया -x, यानी 10/3 + 10, ये बन गया आपका -40/3, और v का वैल्यू इज -x, दैट इज -10/3। अब मुझे फोकल लेंथ का फॉर्मूला u और v के साथ जो है ना वो अप्लाई करना। 1/f = 1/-u, लेंस की बात हो रही है, 1/v। तो u का रेसिप्रोकल लिया, साइन चेंज कर दिया बेटा 3/40। v का रेसिप्रोकल लिया विदाउट चेंज ऑफ साइन, -3/10। एलसीएम कितना आ गया? यस, एलसीएम 40, इधर 3 इधर 12। 12 में से 3 माइनस किए बेटा तो आ जाएगा -9/40। इसको बेटा रेसिप्रोकल ले लो, फोकल लेंथ आ जाएगी इक्वल टू -40/9। सॉल्व कर लो इसको बेटा, तो रफली वही 4.4 आएगा नेगेटिव, बट आंसर में नेगेटिव नहीं दिया, आपको सिर्फ फोकल लेंथ पूछा है कितना है, तो आंसर आ गया 4.4 सेंटीमीटर। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, दोबारा फिर बता देता हूँ एक बार फिर से क्या क्या किया हमने। जो ऑब्जेक्ट है वो दूर होगा और इमेज उसका पास में बनेगा, तभी मैग्निफिकेशन बेटा 1 से छोटी है, तो दोनों नेगेटिव में बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर मैं इमेज के डिस्टेंस को x लिख लेता हूँ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन गया x + 10। लेकिन दोनों क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हैं इसलिए दोनों का साइन आएगा माइनस। v/u में हमने ये वाला u और v पुट कर दिया, और m हमें दिया था 1/4, उसको सॉल्व करके निकाला x की वैल्यूज डाली, u और v आ गए। u और v का रेसिप्रोकल लो बेटा और लेंस फॉर्मूला लगाओ, फोकल लेंथ निकाल लो, इतना ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पॉइंट सोर्स है S, जो कि 2 कॉनकेव मिरर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों इक्वल फोकल लेंथ के हैं, उसके बीच में ना एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखना है ताकि उसका सिर्फ एक ही इमेज बने, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये 2 तरह से पॉसिबल है। देखो ये है डायग्राम नंबर 1। अगर हम सोर्स को मिरर के ऑप्टिकल नहीं, जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां पे रखते हैं, तो होगा ये, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं साथ साथ में। यहां से जो रे बेटा पॉइंट S से चलेगी वो फॉल करेगी इधर नॉर्मली, और नॉर्मल इंसिडेंस में आप जानते हैं रे एज इट इज वापस आ जाती है, तो इसी पॉइंट से क्रॉस करेगी,
और इधर ये रे जाके यहाँ भी नॉर्मली इंसिडेंट होगी, क्योंकि इसका भी यही ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये रे वापस आके इधर को फिर से यहीं पे मिलेगी। जितनी मर्जी रेज ड्रॉ कर लो, उन सभी रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से क्रॉस करना है। तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे होता है। तो ये डिस्टेंस जो है ये 2f हुआ और राइट हैंड साइड को भी 2f हुआ। तो टोटल डिस्टेंस दोनों मिरर्स में आप रख सकते हो या तो 4f। एक और तरीका है वो ये कि दोनों मिरर्स का जो फोकस है उसको कॉमन पॉइंट पे कर लो। अब क्या होगा, जो रे जाएगी बेटा राइट हैंड साइड को इस मिरर पे, आप जानते हैं ना, जो रे फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बन जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये दूसरे लेंस पे जब रिफ्लेक्ट होगी ये वापस फोकस में से क्रॉस करेगी। तो जितनी भी रेज पॉइंट एस से निकलेंगी उन सभी रेज को वापस एस में से क्रॉस करना पड़ेगा, यानी एक ही इमेज फॉर्म होगा एस पॉइंट पे जहां पे सोर्स था। तो सिंगल इमेज बनने के लिए अपने पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स को 2f कर लो तो भी एक ही इमेज आएगा, पैटर्न ऑफ रेज अलग अलग है नो डाउट, या फिर डिस्टेंस को 4f कर लो तो भी आपको सिंगल इमेज मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, 4f भी हो सकता है 2f भी हो सकता है। ये क्वेश्चन अभी बेटा जो संडे को एग्जाम हुआ रिसेंटली 12 सितंबर 2020 संडे नीट का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया कि एक प्रिज्म है जो कि स्मॉल एंगल प्रिज्म है। स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ना वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म है, उनके जो साइन लेते हैं हम छोटे एंगल्स के लिए, इसके अंदर जो मेन इशू है वो है साइन थीटा, छोटे एंगल्स के लिए थीटा के बराबर ही होता है, ये यूज़ करना है हमने। तो ये एक शॉर्ट एंगल प्रिज्म है, इस पर एक रे इंसिडेंट थी और वो दूसरे फेस में से ना नॉर्मली क्रॉस कर रही है। दूसरे फेस में से रे जो है वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट थी और बिना मुड़े सीधे निकल गई। तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 0। तो यहाँ पे तो r का वैल्यू 0 आएगा। तो वैसे आपको ये भी याद होगा जब प्रिज्म का हमने डेरिवेशन किया तो एंगल A वो होता था इक्वल टू r1 प्लस r2, बट r2 हमारा 0 है क्योंकि दूसरे फेस पे जो इंसिडेंस है दैट इज नॉर्मल। तो r2 0 हो गया तो r1 प्लस r2 का सम हुआ करता था, डेरिवेशन जिन्होंने की है उनको पता है सारा कुछ। r1 प्लस r2 का सम था एंगल A। यहाँ पे दो एंगल बना करते थे, r1 इधर बनता था r2, r2 इस बार है नहीं तो इसका मतलब r1 इक्वल टू A आएगा। अब आगे आप जानते हैं ये वाला एंगल अगर I है, ये एंगल है R जो कि R1 था, तो म्यू का वैल्यू हम निकालते थे साइन I बाय साइन R करके। तो R जो है वो A के इक्वल है और एंगल है छोटे, तो मैंने साइन I को I लिख दिया, साइन R1 को R लिख दिया, R1 जो है वो A के इक्वल है। बस इतना ही करना था बेटा। और ये इक्वल टू म्यू आएगा, तो म्यू इक्वल टू सिंपली I बाय A को बेटा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो और आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, I इज इक्वल टू म्यू इंटू A। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 7th क्वेश्चन, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके एक से नहीं है। एक सरफेस का रेडियस, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो जो सर्कल बेटा इस वाले पार्ट का है वो काफ़ी बड़ा बनेगा। ऐसे एक सरफेस का रेडियस बड़ा है, इसका सर्कल छोटे साइज का बनेगा, एग्रीड। इसका रेडियस कम है, इसको अगर मैं लिख दूं आपको लेटर से R2, इसको R1 लिख दूं, तो R1 जो है वो बेसिकली R2 का डबल है। कुछ इस तरह का पिक्चर है अपने सामने, बट मुझे पक्का पता नहीं कि R1 R2 में से कौन सा डबल लिया गया है, लेटर से देखते हैं। तो एक सरफेस का रेडियस दूसरे सरफेस के रेडियस से डबल है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो पहला सरफेस है उसका रेडियस तो लेना होता है पॉजिटिव, और जो दूसरा सरफेस है उसका सेंटर बनता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका साइन लेना होता है नेगेटिव। तो मैंने R1 को यूज़ कर दिया बेटा पॉजिटिव, R2 को यूज़ कर दिया नेगेटिव। R2 का रेडियस कर दिया छोटा, R1 का रेडियस, अगर R2 का रेडियस है x तो R1 का डबल होगा, तो उसको मैंने 2x लिख दिया। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 गिवन है, फोकल लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है, इसको सॉल्व करके हम x निकाल पाएंगे। ठीक है,
एक्स अगर 30 आ गया तो एक सरफेस का रेडियस 30 सेंटीमीटर है, दूसरे का डबल है यानी 60 सेंटीमीटर। आपको रेडियाई ही पूछे हैं, तो 30 एंड 60, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। एक गन थी जिसमें यहां पे एक ना मिरर लगा हुआ है। यहां से जैसे ही बुलेट निकलती है, आपको बताना है बुलेट और उसके इमेज का, बुलेट अगर डिस्टेंस 10 मीटर पे पहुंच गई बेटा, तो उसका इमेज भी इधर को 10 मीटर पे पहुंच जाएगा। अगर बुलेट ने वेलोसिटी बेटा v एक्वायर की, तो जो उसका मिरर इमेज है उसकी वेलोसिटी भी v होगी। तो आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड इमेज। तो आपको बताया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनकी वेलोसिटीज को प्लस करना पड़ता है। वैसे तो माइनस साइन होता है यहाँ पे, v1 माइनस v2। बुलेट की वेलोसिटी v इधर को है, इमेज की वेलोसिटी v पीछे को है। तो राइट हैंड साइड वाला अगर आप प्लस लेते हैं, लेफ्ट वाला माइनस लेंगे, तो v1 को लिखा v, v2 को लिखा माइनस v, तो बेसिकली ऐड हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली जो बुलेट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू गन या विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उस वेलोसिटी को हमने बेटा डबल करना है। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी? आपको याद होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लगाया था 10+1 में। उसमें हमने बुलेट का मास, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उसको मास ऑफ गन से डिवाइड किया था। ये थी वेलोसिटी ऑफ द गन। तो गन आ रही है पीछे को, बुलेट जा रही है आगे को विद वेलोसिटी v बुलेट। यहाँ पे v बुलेट की जगह पे v दिया है, v बुलेट काट देते हैं, ओनली v लिख देते हैं। और मास ऑफ बुलेट दिया है m, गन का मास दिया है कैपिटल M, इसको मैं कैपिटल M लिख देता हूँ। चलिए, तो बात वही आ गई। पहले मिरर के कंपैरिजन में, मिरर क्योंकि गन का हिस्सा है, मिरर की वेलोसिटी है पीछे को m इंटू वी अपॉन कैपिटल M, ये मिरर की वेलोसिटी है पीछे को। और बुलेट की वेलोसिटी आगे को है v। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जैसे मैंने अभी बताया ऊपर आपको, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी v में mv अपॉन कैपिटल M ऐड करोगे। मिरर की स्पीड, मिरर क्योंकि गन का ही हिस्सा है, गन पे लगा हुआ है, उसकी स्पीड रिलेटिव टू बुलेट, वो ये आ गई। इसमें ऐसा करता हूं मैं v कॉमन निकाल लेता हूं। ये आ गया बेटा अपना मिरर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बुलेट। बट हमने इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर आप एक मिरर से ना यहां से चल के, मान लो पहले 5 मीटर दूर थे बेटा, आप यहां से चल के यहां आ गए, आप 10 मीटर दूर हो गए मिरर से। अब तो बेटा आपका जो इमेज है वो भी पहले 5 मीटर पे था, वो भी 10 पे हो जाएगा। तो जो गैप पहले आपके बीच में 10 मीटर का था, 5+5, वो अब 10+10 हो गया। 10 मीटर इमेज पीछे चला गया, 10 मीटर आप आगे, वो गैप हो गया 20 मीटर। तो अगर इस पर्सन ने 1 सेकंड में कवर किए थे 5 मीटर, लेकिन आपका गैप तो बेटा बढ़ गया इमेज का और आपका 20 मीटर। 20 मीटर गैप हो गया ना, जो कि पहले 10 था, 10 वाला 20 हो चुका है। तो कितना चेंज आया? 10 मीटर का। जबकि मिरर से आप कितना दूर गए? सिर्फ 5 मीटर। आपका जो मोशन था वो था लेटर से 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो आपके कंपैरिजन में आपके इमेज की वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह बेटा मिरर के कंपैरिजन में बुलेट की वेलोसिटी है 1 प्लस m बाय कैपिटल M इंटू वी। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालेंगे कि बुलेट से अगर देखें कि बुलेट का इमेज कितनी स्पीड से जा रहा है पीछे को, तो इसको बेटा हमें इंटू 2 और करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। मैं एक्स्ट्रा इंक रेज कर रहा हूं। आपने बेटा फॉर्मूला पहले ये लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, या गन की वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो आपने v में से वेलोसिटी ऑफ गन माइनस कर देना है। ये तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव टू मिरर आई, बट हमें बुलेट की वेलोसिटी रिलेटिव टू बुलेट का इमेज निकालनी है। तो इसी को बस इंटू 2 और करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। प्रिज्म का एंगल है 30 डिग्री और प्रिज्म का एक सरफेस जो है उसको हमने मिरर पॉलिश कर दिया, ये वाले सरफेस पे पॉलिश कर दिया।
अब एक बीम ऑफ लाइट जो है दूसरे फेस में से अंदर एंटर हुई और वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। बेटा एक मिरर से स्ट्राइक करके रे वापस उसी रास्ते पे तभी आएगी अगर रे जो है ना वो मिरर पे ना नॉर्मली इंसिडेंट होगी। तो ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड सरफेस पे वो बेटा 0 डिग्री आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, ठीक है। इस एंगल को हमने प्रिज्म में ना R2 लिखा हुआ था, याद करो जब प्रिज्म हमने ऐसे ड्रॉ की थी ना, तो ये दो नॉर्मल थे। इस एंगल को लिखा था हमने R1 और इस वाले एंगल को लिखा था R2। अब ये 0 है इस बार, और R1 R2 का सम जो है वो A के बराबर होता है, याद आ गया। R1 प्लस R2 इक्वल टू A। R2 है 0, तो R1 अपना दिया है 30, दैट मीन्स R1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो ये एंगल हो गया 30। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, आपको I निकालना है। यूज साइन I अपॉन साइन R, साइन R अपने पास है इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सॉल्व कर दो, साइन 30 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो √2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/√2, और 1/√2 आने के लिए जो एंगल का वैल्यू है वो 45 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है इसका। इजी क्वेश्चन था, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट साथ में यूज करना है। चलिए, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर अवे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा और फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर। ये 40 पे रखा हमने, तो u इक्वल टू हो गया -40। फोकल लेंथ कॉन्केव की बताया हुआ है, नेगेटिव लेनी होती है, -15 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बना पहले वो कहाँ बना, मिरर फॉर्मूला लगाइए। u की वैल्यू -40, फोकल लेंथ की -15, सॉल्व कर लीजिए, v निकल आया। v अपना आया -24 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर पे समवेयर यहाँ पे बनेगा, ऐसे उल्टा बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर शिफ्ट कर दें, जो ऑब्जेक्ट 40 पे था उसको राइट को ले गए और वो 20 सेंटीमीटर दूर रह गया। अब जो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था उसको 20 सेंटीमीटर वापस ले गए पीछे को, तो बेटा मिरर से डिस्टेंस रह गया 20 सेंटीमीटर। तो u को यूज कर दिया हमने -20, फिर से v निकाल दो। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि इमेज कितना डिस्प्लेस हो गया। तो वेरी सिंपल, देखो पहले मिरर से इमेज बन रहा था 24 सेंटीमीटर पे, अभी इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर अवे। ये नया लोकेशन है इमेज का। तो पहली बात तो इमेज जो है वो मिरर से अवे शिफ्ट हुआ, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है। कितना अवे शिफ्ट हो गया, जो चीज़ पहले 24 थी अब बेटा 60 हो गई है, कितना दूर चला गया, माइनस कर दो 36। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कल वैसे क्लास लगी है जो मैंने उसके में करके दिखाया था। दो मिरर्स अगर राइट एंगल पे प्लेस करेंगे, दो मिरर्स को अगर आप राइट एंगल पे रखोगे तो किसी भी एंगल पे रे अगर इंसिडेंट होगी तो उस रे ने बेटा 100% ओरिजिनल रे के पैरेलल रिफ्लेक्ट होना है। कारण बड़ा सिंपल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस x, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। इस एंगल को अभी मैं y लिख लेता हूँ, नीचे वाले को, दोनों बराबर आएंगे नो डाउट। अगर ये x है और ये पूरा 90 है तो ये y है, इधर ये भी पूरा 90 है, इतना x है तो ये भी y आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90, दैट मीन्स ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये होगा 90 माइनस वाई। बिल्कुल ठीक है, 90 माइनस वाई को बेटा x लिख सकते हैं, यहाँ से 90 माइनस वाई को x लिख सकते हैं, है ना। ओके, अगर ये 90 माइनस वाई है और ये पूरा 90 था बेटा ऊपर से लेके नीचे तक, देन इट शुड बी इक्वल टू y। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इस फेस पे, और यहाँ भी एंगल y ही बनेगा। अब चेक करो,
व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, जो एंगल्स ऑन द सेम साइड है ना उनका बेटा सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ दो एंगल बन रहे हैं y एंड y, नीचे की तरफ दो एंगल बन रहे हैं x एंड x। तो 2x प्लस 2y का सम चेक करो, यहाँ पे आ जाओ बेटा जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। 2x प्लस 2y 180 है बेटा, x प्लस वाई इज 90 डिग्री, इधर का x प्लस वाई वो भी 90 डिग्री, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल अगर 180 हो गए बेटा टोटल इसका, तो ये रेज हो गई पैरेलल। तो मैं रब कर रहा हूँ, आपने डायग्राम नोट करना, जितना बना हुआ है ना स्क्रीन पे उतना नोट कर लो। तो नीचे एक पॉइंट पे लिख दो, व्हेन टू मिरर्स आर एट 90 डिग्री, तो किसी भी एंगल पे रे आ जाए, सभी एंगल्स पे, किसी भी एंगल पे 30, 60, 45 कुछ भी, उस रे को रिफ्लेक्ट बैक होना है एज पैरेलल टू इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 12, एक प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वो प्रिज्म के एंगल के बराबर है। तो प्रिज्म जब मिनिमम डेविएशन में होगी तो उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम होता है, पहला फॉर्मूला था अपना प्रिज्म में एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम पे आई और ई सेम हो जाते हैं, R1 R2 भी सेम हो जाते हैं। खैर मुझे वो नहीं चाहिए R1 R2, तो आई बेटा ये वाला आई और ये वाला आई सेम हो जाएगा, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको दिया है 60 डिग्री, सेम एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे 60 डिग्री। यही पूछा है कि कितने एंगल पे रे इंसिडेंस होनी चाहिए ताकि प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में चली जाए। बस आंसर आ गया 60 डिग्री, यही आंसर है। 13th क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ है सेम, यानी दोनों लेंस एक ही जैसे हैं। जो उनके बीच में मीडियम है, बीच वाला मीडियम, उसमें मीडियम में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। तो बताइए अगर इसका इंडेक्स जो है अंदर वाले मीडियम का 4/3 है और लेंसेज का इंडेक्स 3/2 है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा अगर इनमें से एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है f। तो आपके पास तीन लेंस हैं, दो कॉन्वेक्स और ये एक ब्लू से मैंने ड्रॉ किया, एक कॉनकेव। इनकी बेटा फोकल लेंथ निकाल के लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसकी फोकल लेंथ 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3 वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। चलो करके दिखाता हूं। पहले ये जो दो लेंस थे कॉन्वेक्स उनकी बात कर रहा हूं। इनका बेटा जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। यहाँ पे ग्लास का इंडेक्स आ जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला में, नीचे एयर का आना था वो छोड़ो परे, 1 आता है वो तो। और हमें इस सरफेस का रेडियस 1/r, सेकंड सरफेस का -1/r करेंगे तो ये 2/r आ जाएगा। 3/2 में से एक माइनस किया तो 1/2 आता है। 1/2 यानी आधा ऑफ 2 इज 1, तो 1/r। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो किसी भी एक लेंस की जो फोकल लेंथ है ना वो इक्वल टू r है जो कॉन्वेक्स थे। अब मुझे कॉनकेव की भी निकालनी है, वो डिफरेंट आएगी। कॉनकेव की आएगी म्यू ऑफ वाटर यानी 4/3 -1। पहले सरफेस का रेडियस कॉनकेव का लेफ्ट को माइनस में आएगा, दूसरे का राइट को प्लस में आएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/-r माइनस 1/r, दोनों टर्म्स नेगेटिव। बाकी सॉल्व करो थोड़ा सा इसको, ठीक है। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है वैसे भी। हाँ f और r सेम ही थे ना, एक ही बात है, तो r की जगह f पुट कर देंगे। अब अपने पास तीन लेंस, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव, तीसरा फिर कॉन्वेक्स। तीनों को प्लस करो, बाकी आगे जो भी आएगा उसका फिर रेसिप्रोकल ले लेना एंड यू गेट द आंसर 3f/4। रिमेनिंग कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक प्लेन मिरर है जो कि YZ प्लेन में रखा हुआ है। ऐसा करते हैं हम लेते हैं राइट हैंड साइड को x एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस, और इधर को z एक्सिस आनी थी, लेकिन आप ऐसा मानो कि z एक्सिस जो है वो आपके ना स्क्रीन को राइट एंगल पे है, बाहर को आ रही है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये नहीं ड्रॉ करेंगे। ये अपना मिरर आ गया। अब होगा ये कि इस जो वेलोसिटी है ना हमें वो दी है 2i कैप प्लस 2j कैप।
और हमें रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है इमेज की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी है। तो एक सिंपल सी बात करें पहले, अगर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सामने आपके ना एक शीशा लगा हुआ सपोज, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, आपका इमेज एग्जैक्टली जो है ना वो शीशे के बैक साइड में होगा, है ना, आपके बिल्कुल सामने होगा। अगर आप यहाँ से चल के बेटा यहाँ आ जाते हैं, सिर्फ इधर को आना है, राइट हैंड साइड को बस, तो आपका इमेज भी बेटा आपके साथ ही उतने डिस्टेंस पे अब भी रहेगा। तो इस मोशन से आप में और आपके इमेज में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बनी। जितने डिस्टेंस से 5 मीटर आप राइट को आए, जो आपका इमेज है वो भी 5 मीटर राइट को आ गया, तो आप में और उसमें डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो जो मोशन, इस वेलोसिटी का बेटा दो कंपोनेंट हैं, एक वेलोसिटी है 2j कैप जो कि y के लॉन्ग है, एक वेलोसिटी है 2i कैप जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है। जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है उस वेलोसिटी के कारण कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बनेगी, इसको मत लेना बेटा। जो मिरर है ना उसके पैरेलल जो वेलोसिटी है उसके कारण कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बनती। हाँ, जो वेलोसिटी राइट हैंड साइड को है परपेंडिकुलर टू द मिरर, आप एक मिरर से अगर 2 मीटर दूर थे उसकी जगह आप 5 मीटर दूर हो गए मिरर से, पहले 2 मीटर दूर थे अब आप 5 मीटर दूर हो गए, तो आप बेसिकली शिफ्ट हुए 3 मीटर आगे, है ना। इमेज को देखें जरा, इमेज आपका पहले 2 मीटर पे था, अब यहाँ से बेटा 5 मीटर पे हो गया। अब आप में और इमेज में कितना डिस्टेंस बन गया, 10, पहले कितना था 4, है ना। तो आप राइट हैंड साइड को गए तो आपके लिए जो आपका इमेज है वो लेफ्ट को गया, तो आपके कंपैरिजन में आपके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू जो इमेज की वेलोसिटी है रिलेटिव, देखो मैंने इसकी बात की सिर्फ, ये वाली वेलोसिटी जो है इसके कारण इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपको फील होगी। तो अपना आंसर रहेगा बेटा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। रीजन, जो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है वो मिरर के पैरेलल है, उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो मोशन पॉजिटिव एक्स के अलोंग है उसके कारण इमेज जो है वो नेगेटिव एक्स के अलोंग जाएगा, तो हमें ये फील होगा कि जो हमारा इमेज है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अस। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रिज्म है, उसके एंगल्स गिवन हैं और उसके साथ बेटा एक लिक्विड प्रेजेंट है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना होना चाहिए ताकि ये जो रे है ना ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको टचअप कर दूं, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 है, तो बेटा ये 30 बनेगा, एग्रीड, दिस वन इज 30 डिग्री। और राइट एंगल है तो ये वाला एंगल फिर 90 पूरा करने के लिए दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कहिए कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फ्रॉम ग्लास प्रिज्म टू द न्यू मीडियम लिक्विड मीडियम, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है। तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा ना अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। आई का वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ लीजिए साइन, साइन ऑफ 60 साइन ऑफ आई सी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन आई सी का वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। साइन आई सी का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम ऊपर और डेंसर मीडियम का इंडेक्स नीचे। बेटा क्लियर हो गया। तो अब मुझे साइन आई सी में म्यू हमें दिया है ग्लास का 3/2, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक करना पड़ेगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें 3/2, 3 जाएगा नीचे 2 आएगा ऊपर, डन। और म्यू ऑफ डेंसर लिख दिया मैंने 3/2 नीचे, और ग्लास का इंडेक्स जो है, सॉरी लिक्विड का इंडेक्स, वो मुझे लिखना पड़ेगा ऊपर। ये गलती है इसमें, मैं स्टेप ना दोबारा लिखता हूँ, ये वाला, ये स्टेप दोबारा करता हूँ। साइन ऑफ 60 √3/2 ग्रेटर देन साइन आई सी। साइन आई सी का वैल्यू म्यू ऑफ डेंसर नीचे लिखना है, डेंसर का इंडेक्स है
3/2, 3 नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा, और रेयर का ऊपर लिखना है, लिक्विड का इंडेक्स हमें ऊपर लिखना है। तो हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। तो सॉल्व कर देंगे बेटा। म्यू का वैल्यू जो है वो लेस देन 3 को ऊपर ले जाइए, 2 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे लेके जाइए। म्यू मस्ट बी लेस देन 3√3/4। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ दोबारा समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ना, वो एंगल बना 60 डिग्री। वो 60 डिग्री एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों तरफ साइन लीजिए। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर मीडियम बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। तो डेंसर का 3/2 इंडेक्स था, तो 3/2 मैंने नीचे लिखा तो 2/3 हो गया। रेयर लिक्विड का इंडेक्स म्यू ऊपर आना है, बाकी सॉल्व कर दीजिए। सो करेक्ट चॉइस इज बी चॉइस। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या है कि दो लेंसेज हैं कॉन्वेक्स। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, आंसर आप निकाल लेंगे आराम से। उनके बीच में अगर हम ऐसा डिस्टेंस रखें कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए वो इसके फोकस में से क्रॉस कर जाए, लेंस 1 के फोकस में से, और ये रे अगर इसके भी फोकस से आ रही हो, सेकंड लेंस के अगर फोकस में से आ रही है, तो इस रे को बन जाना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब जो रे ऐसे गई थी वो बाद में भी ऐसे ही निकल रही है, यानी रे जो है वो डेविएट नहीं हुई, मुड़ी नहीं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नो डेविएशन, अनडेविएटेड। लेकिन ऐसा तब होगा अगर ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस और ये डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस होगा, तभी होगा ये। तो आप क्या करिए, आपसे पूछा है कि ये डिस्टेंस क्या रखा जाए ताकि रे बिना मुड़े निकल जाए। तो बेटा 10 और 20 को प्लस कर दो, आंसर 30 सेंटीमीटर। 17th क्वेश्चन, एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ थी f, उससे कुछ डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और हमें मैग्निफिकेशन मिला 2। कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दें ताकि हमें मैग्निफिकेशन मिल जाए -2। आंसर जो है वो फोकल लेंथ की टर्म में देना है। तो इस बार मिरर फॉर्मूला यूज कर देंगे। मिरर फॉर्मूला में m बेटा -v/u होता है। तो ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को अभी मैं x लिख लेता हूं, लेकिन आएगा नेगेटिव में, u इक्वल टू -x। तो u को मैंने -x पुट कर दिया, उससे मैंने v के लिए सॉल्व किया, m हमें 2 दिया था और उसको मिरर फॉर्मूला में डाल दिया। सॉल्व करके मैंने निकाला x, बाकी अपने आप करेंगे कैलकुलेशन। प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो x जो है वो f/2 आ गया। तो हमें फोकस और मिरर के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में ऑब्जेक्ट को रखना था जब हमें मैग्निफिकेशन +2 लेनी है। अब हमें मैग्निफिकेशन -2 चाहिए। तो अब नया जो डिस्टेंस है उसको मैं ऐसा करता हूँ, उसको y लिख देता हूँ। y डिस्टेंस वे रखा तो u का वैल्यू हो जाएगा -y। u की जगह पुट करेंगे -y, v निकालेंगे, उसको मिरर फॉर्मूला में डाल देंगे, फिर से सॉल्व करेंगे फॉर y, रिमेनिंग इज अप टू यू। y का वैल्यू निकाला बेटा, अब 3f/2 आ गया। क्वेश्चन है कितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट पहले डिस्टेंस f/2 पे था उसको अब हमने शिफ्ट करना है 3f/2 पे पहुंचा देना है। तो कितने डिस्टेंस से मूव हुआ माइनस कर लीजिए, y में से x माइनस करेंगे, आंसर चेक कर लेना अपने आप, f आएगा। सारा सॉल्व नहीं करूंगा, बाकी पॉज करके अपने आप कैलकुलेशन जो भी स्टेप्स हैं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एंगल उसका 60 डिग्री है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, इक्विलेटरल प्रिज्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 60 दिया हुआ है, ये एंगल भी 60 है, ये भी 60 है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो ताकि जो प्रिज्म के अंदर से रे निकली वो बेस के ना पैरेलल हो जाए, बेस के पैरेलल तब जाती है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। उस टाइम R1 R2 दोनों सेम होते हैं, अभी बता के हटूं पहले भी, R1 R2 A के इक्वल, दोनों को R R लिखेंगे तो एक R
ए का हाफ होगा, है ना, दोनों आर सेम हो गए ना, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए हमारा 60 डिग्री है तो 2r 60 तो r इक्वल टू 60 का हाफ, यानी 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल हो गया बेटा, ये एंगल हो गया 60, ये एंगल होना चाहिए 30, आगे वो म्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन आई बाय साइन आर, सॉल्व कर दो बेटा, बाय टू कैंसिल, √3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसमें क्या है, एक रे जो है वो ग्रेजिंगली स्ट्राइक करती है, ग्रेजिंगली मतलब एक सरफेस के पैरेलल, ऐसे रे आई, इस रे ने आफ्टर रिफ्लेक्शन निकलना भी ग्रेजिंगली है, दूसरे सरफेस से जब बाहर जाएगी ना तो भी सरफेस के साथ साथ चलेगी। ऐसे केस में आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। ओके, ये एंगल हो गया 90। ये एंगल R1 R2 फिर से क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है, I और E तब सेम होते हैं जब प्रिज्म जो है वो मिनिमम डेविएशन में सेट होगी, उस टाइम A एंगल R1 प्लस R2 का सम होगा। फिर से वही दोनों एंगल सेम है R तो 30 डिग्री आ गया, इक्विलेटरल प्रिज्म थी ना, ये एंगल 60 है तो R इक्वल टू 30 हो गया। बस म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, I का वैल्यू 90 डिग्री, R का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू 1/2, बेटा 2 ऊपर आ जाएगा, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 होना चाहिए, सी ऑप्शन सही आंसर। 20th क्वेश्चन, एक कॉन्केव लेंस है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसके दोनों सरफेस का रेडियस r है, उसको एक मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है। तो क्वेश्चन है कि उसमें मीडियम में लेंस कैसे बिहेव करेगा, कितनी फोकल लेंथ का रहेगा। म्यू ऑफ लेंस ऊपर, म्यू ऑफ सराउंडिंग नीचे, लेंस का इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग्स का इंडेक्स, लिक्विड का इंडेक्स 1.75, कॉन्केव लेंस है, पहले सरफेस का रेडियस बताया गया माइनस, सेकंड का पॉजिटिव, तो ये दोनों टर्म्स माइनस माइनस हो गई, ऐड होके 2r आ जाएगा, और ये जो है बेटा 6/7 माइनस 1, इसको कैंसिल कर देंगे ना आप, पॉइंट डाल दो, 25 पे कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे जो माइनस आया वो मैंने आगे लिख दिया, 6/7 में से 1 माइनस करेंगे, -1/7, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, और इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई 7 का हाफ यानी कि 3.5 r। 21st क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल एक मीडियम के लिए 30 डिग्री है, तो क्या हो वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में ताकि क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री बन जाए। तो जैसे बताया, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर, रेयर मतलब वैक्यूम, यहाँ पे म्यू ऑफ डेंसर, मीडियम का इंडेक्स, IC हमारा 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, बस इतना ही है बेटा। C को इधर ले जाओ ऊपर, V इज इक्वल टू C/2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट का हाफ कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, उसका हाफ करेंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन। 22nd, एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस सेम फोकल लेंथ के हैं, कॉन्टैक्ट में रखा, तो उनका जो कॉम्बिनेशन का पावर है वो क्या होगा। वेरी सिंपल बेटा, दो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होता है 1/f1 + 1/f2, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस, कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस, ऐड करेंगे बेटा 0, और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर, तो पावर इज इक्वल टू 0। पावर पूछी थी ना, हाँ, फोकल लेंथ पूछते तो इन्फिनिटी, अभी 0 आंसर। 23rd क्वेश्चन, एक कॉइन है बॉटम ऑफ बीकर फिल्ड विद द लिक्विड, एक रे ऑफ लाइट चली, वो 7 सेंटीमीटर दूर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन आफ्टर दैट वो रे बन जाती है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये तब होगा अगर ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल होगा, बट दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो ये भी क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्वेश्चन है कि इस मीडियम में लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड क्या है। तो हमें क्रिटिकल एंगल का तो एक ही फॉर्मूला आता है, साइन ऑफ IC इक्वल टू 1/μ। तो साइन IC निकालने के लिए अपना ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट, वो करेंगे 25 आ जाएगा, चेक कर लेना। तो साइन IC की वैल्यू 7 यानी परपेंडिकुलर अपॉन 25 यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। म्यू का अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वो ऊपर चला जाएगा,
बस अब बेटा सी का वैल्यू पुट करके रिमेनिंग इज कैलकुलेशन सॉल्व करो। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 24 नंबर आसान। एक पर्सन है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, लेकिन वो 1 मीटर से जो पास के डिस्टेंस है उनको नहीं देख सकता। तो ये हो गया ह्यूमन आई, और ये हो गया अपना न्यूज़पेपर जो कि हमने रखना है 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा लेंस हमें लगाना है जो कि इस न्यूज़पेपर को, जो कि 25 सेंटीमीटर पे था, हमें निकालना है पावर। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको पहले मीटर में चेंज कर देता हूँ। 0.25 मीटर पे हमें न्यूज़पेपर रखना है, लेकिन बंदे को दिखता है कहाँ तक सही, 1 मीटर तक, उसके आगे का ठीक दिखता है। तो हमें इसका न्यूज़पेपर का इमेज जो है ना वो 1 मीटर पे लेके आना है ताकि बंदे को सही नज़र आ जाए। तो u इक्वल टू माइनस 0.25, v इक्वल टू -1 मीटर। बेटा दोनों इसी साइड को ना, लेफ्ट हैंड साइड को हैं दोनों, इसलिए माइनस माइनस में आएंगे। और लेंस फॉर्मूला में बेटा वैल्यूज डाल दीजिए, -1/u + 1/v। सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल आएगा, बट हमें फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही चाहिए मीटर में, वो भी मैंने पहले मीटर कर दिया। तो ये आंसर आ रहा है बेटा +3, और पावर का यूनिट होता है डाईऑप्टर, तो उसको +3 डाईऑप्टर का यानी कि कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, पेशेंट का फूड पाइप एग्जामिन करने के लिए एंडोस्कोपी होती है, वो कौन से फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एंडोस्कोप बताया था जब बेटा पढ़ाया मैंने टॉपिक आपको। एंडोस्कोप क्या करते हैं, हम एक ना बेटा पाइप होता है लाइट का, जो उसके माउथ में से हम उसकी जो फूड पाइप है उसमें डाल देते हैं, और ये ऊपर फोटो नज़र आ रही है कि फूड पाइप अंदर से कैसा दिखता है। एंडोस्कोप जो है वो बेस्ड होता है बेटा ऑप्टिकल फाइबर्स पे। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू होके यहाँ से निकलती है, और यहाँ से आप देख पाएंगे कि अंदर जो है सीन कैसा है। तो फिनोमिनन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्पीड थोड़ी मुझे ज़्यादा रखनी पड़ती है इसमें, एज्यूमिंग कि सभी ने सारे टॉपिक्स पहले एक बार पढ़ रखे हैं। फिर भी कहीं डाउट है किसी में तो पिछले वीडियोज़ को रेफ़र करिए, और वीडियो को स्लो डाउन करके दोबारा फिर से आपके लिए फ्री है, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो पसंद आया हो बेटा लाइक कर दीजिए, दूसरों के काम का है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस टाइम।